हेलो एवरीवन, ये हमारी यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है वो 2020 का पेपर है। इस प्रश्न पत्र में पहले 15 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहीं से इस पेपर के थ्रू ही करा दूंगी, लेकिन जो अतिलघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसके आंसर मैंने हैंड रिटन फॉर्म में प्रिपेयर किए हैं। आप भी इसी तरीके से आंसर लिख के आइएगा पेपर में, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने इसमें फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ बनाए हैं। तो चलिए अपने आज के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तू के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के या महात्मा गांधी जी के? तो देखिए यहाँ पे चरित्र निर्माण आ जाए, ठीक है, और बुद्धि का विकास आ जाए, आप वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को आंसर लगाइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ, यूनेस्को। दिवा स्वप्न के लेखक हैं महात्मा गांधी, गिज्जू भाई, डॉक्टर राधाकृष्ण या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? दिवा स्वप्न के लेखक हैं गिज्जू भाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम है, वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्धकालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का या फिर मध्यकालीन शिक्षा का? तो जो पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध काल में दी जाती थी, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, बौद्धकालीन शिक्षा का। मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या उक्त सभी से? तो जो मुदालियर आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, तो उसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुल्लित होती है अतः अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये जो कथन है वो किसका है, ये पूछ रहे हैं आपसे। फ्रोवेल, रूसो, मॉन्टेसरी या फिर प्लेटो? तो ये जो कथन है वो रूसो का है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकेले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को या फिर चार्ल्स वुड को? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाग, उद्यान या फिर बच्चों का कमरा? तो किंडरगार्टन का मीनिंग होता है बाल उद्यान, मतलब कि बालों के लिए बगीचा। तो ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर होगा। गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर समाज केंद्रित? तो गिज्जू भाई शिक्षा को बालक केंद्रित मानते थे। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर होगा। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 1992, 1995, 1988 या 1989? तो ये लागू हुई थी 1989 से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो अरवन का है। किसका है? अरवन का। अरवन तुष्टि, आप तुष्टि से याद रखिएगा, तुष्टि किसने दी? अरवन ने दी। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर प्राकृतिक गैसें? तो स्वच्छ ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 22, आर्टिकल 7 या फिर आर्टिकल 23? तो ये किस में है? आर्टिकल 21 का में। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया था। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, आत्मव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास या बालक का प्राकृतिक विकास। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने खुद को जानने का होता है, अपने अंदर की अच्छाइयों का विकास करना होता है, मतलब आत्मानुभूति करनी है। आपको खुद को जानना है, ना कि समाज को जानना है, ना ही किसी और को खुश करना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक या मुक्तात्मक या फिर दमनात्मक या फिर सामाजिक?
तो प्रकृतिवाद क्या कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ दो और प्रकृति के माध्यम से उसे सीखने दो, उस पर कोई बंधन मत लगाओ। तो वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्त रहने की। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, मुक्तात्मक। यहाँ पे हमारे 15 PYQ यानी कि ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर देखते हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के जो 2 प्रमुख थे वो केंद्र जो थे वो थे काशी और तक्षशिला। क्या क्या थे? काशी और तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास करना और साथ ही साथ उसमें अच्छे नागरिक गुणों का भी विकास करना है। बालकों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास करते हुए उसमें एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना या फिर निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी के द्वारा क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया था इंडिया में और अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? वैदिक कालीन सभ्यता में जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो जाता था तो उससे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। उप का मतलब है पास में, नयन का मतलब है ले जाना। तो इस तरीके से अगर मैं उपनयन का शाब्दिक अर्थ देखूं तो गुरु के पास ले जाना। और क्या होता था कि वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो जहाँ पे शिक्षा होती थी वो वहीं पे रहते थे, मतलब उनकी वहीं पे आवासीय व्यवस्था भी हुआ करती थी। और वैदिक काल में जो वेदों का ज्ञान देना होता था वो ज़्यादा उसको प्रमुखता दी जाती थी, मतलब वेदों का ज्ञान तो उन्हें दिया ही दिया जाता था और चरित्र का निर्माण किया जाता था, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? अगस्त 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई। इसके द्वारा बाल श्रमिकों की स्थिति को सुधारा गया या फिर सुधार करने के प्रयास किए गए, मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनसे काम कराया जाता था उनकी स्थिति को इम्प्रूव किया गया इस अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकेंजी ने दिया। इनके अनुसार शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को प्रदान करनी चाहिए, जिससे छन छन कर शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों को प्राप्त होगी। लॉर्ड मैकेंजी ने क्या कहा कि केवल और केवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें ही शिक्षा दो, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा मत दो, और उनको जो शिक्षा दोगे उनके द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा मिलेगी छन छन के, ये उनका कहना था। प्लेटो की कोई एक रचना का नाम लिखिए, मतलब पुस्तक का नाम पूछे हैं तो उनकी पुस्तकों के नाम है द रिपब्लिक, द लॉ, द स्टैट्समैन या इयॉन, ये सब नाम है। इसमें से आपको जितने याद रहे आप उतने कर लीजिएगा। द रिपब्लिक तो बहुत सरल है, द रिपब्लिक, द लॉ तो कर ही लीजिएगा। स्टैट्समैन मतलब कि एक मैन क्या है, खड़ा है, स्टैट्समैन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला है निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि वहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था भी करना उन बच्चों के लिए। सभी वर्ग की शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ कराना, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब कि NCTE संस्था द्वारा तय किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद परीक्षाओं का आयोजन कराती है और अंत में प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्या है? शिक्षा क्या है? व्यक्ति की अंतर्निहित जो पूर्णता है उसी की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट परिभाषा है मैकेंजी के अनुसार। मैकेंजी कहते हैं शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक नए अनुभव के साथ शिक्षा या फिर जो ज्ञान है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए।
तो शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला है बालक की अंतर्निहित शक्ति का सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि जो भी इसकी छुपी हुई शक्तियाँ हैं, एक शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि उन सभी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना, ऐसा बच्चे को माहौल देना जहाँ पे वो अभिव्यक्ति कर सके। नेक्स्ट है प्रत्येक स्थिति में चाहे तो वो अच्छी हो चाहे तो वो बुरी हो, उसमें संतुलन बनाए रखने वाली मनोवृत्ति का विकास करना। ये नहीं कि उसके पास बहुत ज़्यादा दुख हो गया तो हाय तौबा मचाने लगा, नहीं, वो आराम से कामली सोच सके कि मुझे इस समस्या से किस तरीके से बाहर निकलना है, और सुख में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी कूदा ना फिरे, उसमें भी संतुलन बना के रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट बालक वे बालक होते हैं जो स्कूल में दाखिला लेने के 1-2 साल बाद ही अपनी शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही स्कूल को छोड़ देते हैं, तो उन्हें हम ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य आंदोलन है वो निम्न प्रकार है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये सभी जो आंदोलन थे वो कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के जो 2 उपाय हैं वो निम्न प्रकार है। पहला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना तथा वनों की कटाई पर रोक लगाना। नेक्स्ट है फैक्ट्रियों व औद्योगिक कारखानों को नगरों से दूर स्थापित करना। अब हमारा लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। सो नैतिक मूल्य क्या होते हैं? जो हमारे चरित्र निर्माण में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। अगर हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो इन नैतिक मूल्यों को हमें अपने व्यक्तित्व में शामिल करना होगा। तो ये नैतिक मूल्य हैं सत्यता, अहिंसा, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, सम्मान। ठीक है, अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? तो प्राथमिक शिक्षा की जो मुख्य चुनौतियाँ हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली है शिक्षकों की कमी। योग्य शिक्षकों की प्रारंभिक शिक्षा में कमी होना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे शिक्षा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं हो पाती, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, मतलब कि शिक्षकों की कमी होती है स्कूलों में। विद्यालय की भौतिक स्थिति, कई विद्यालयों में दरवाजे, कक्षाएं, दीवारें, शौचालय और खिड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय होती है, जिस वजह से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने नहीं चाहते हैं। ये भी उन के लिए चुनौती है कि इतनी बेकार माहौल में वो लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चुनौती है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। विद्यालय में अच्छे शिक्षक की अनुपस्थिति से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है। नेक्स्ट है विद्यालय सामग्री की कमी। बच्चों को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और सामग्री कमी होती है, जो भी उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए होती है वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो ये सब क्या होती है, चुनौतियाँ हैं। इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए ग्रामीण या फिर प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षाएँ हो रही हैं, आप देख ही लीजिए। प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ, उच्च ड्रॉप आउट दरें। अब जब इतना बेकार तुम्हारा सब माहौल है, स्कूल का शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले सही से, और बहुत ही स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, तो ड्रॉप आउट तो होगा ही, तो उच्च ड्रॉप आउट हो रहा है। शिक्षकों की कमी है, शिक्षा में असमानता है और शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रत्येक वर्ष में के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये नहीं कि व्यक्ति 60 साल का है तो उससे बोलेंगे अरे तुम क्यों यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हो, घर बैठो, बुढ़ा मतलब मरने का इंतजार करो। ऐसा नहीं है, सबको शिक्षा प्रदान की जाती, सबको अधिकार था। शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए भी खुले हुए थे। किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था और उसका पूर्ण रूप से आदर किया जाता था, मतलब किसी भी वर्ग या जाति के आधार पे वहाँ में भेदभाव नहीं होता था। टीचर बन सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। असामाजिक एवं आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई भी फीस नहीं थी। बौद्धकालीन शिक्षा के गुण आप इस तरीके से फ्लोचार्ट बना के आ सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान। शिक्षा के 2 स्तर थे, एक था प्राथमिक और एक था उच्च। धर्म, दर्शन और अध्यात्म से जुड़े होने पर जोर दिया जाता था। नैतिक चरित्र का विकास होता था। ठीक है, और ये लोग मोक्ष की बातें करते थे कि मोक्ष जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के मुख्य कार्यों को स्पष्ट करिए। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जो राज्य के मुख्य कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला तो है संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करना। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी एक संस्कृति और सभ्यता होती है जिससे उस राज्य की जनता को अत्यधिक प्रेम होता है। इस प्रेम के द्वारा ही वो एकता के बंधन में बंधे रहते हैं। प्रत्येक राज्य इस एकता को बनाए रखने के लिए अपने सांस्कृतिक और सभ्यता की रक्षा करते हैं और ये कार्य किसके द्वारा संभव है? केवल और केवल शिक्षा के द्वारा संभव है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जो भी संस्कृति होती है या भी सभ्यता होती है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य किया जाता है और उसे सुरक्षित रखा जाता है, जिसके द्वारा एक राज्य में एकता का भाव विकसित होता है। अगर राज्य में एकता नहीं होगी तो राज्य सही रूप से संचालित भी नहीं हो पाएगा। योग्य नागरिकों का निर्माण। प्रत्येक राज्य की प्रगति ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो अपनी समस्या को स्वतंत्र रूप से चिंतन द्वारा सुलझा सकें। ऐसे योग्य नागरिकों का निर्माण किसके द्वारा होगा? शिक्षा के द्वारा ही होगा। अब राज्य क्या कार्य करता है शिक्षा के क्षेत्र में? ये देखिए, राज्य शिक्षा पर नियंत्रण रखकर सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ दिलवाता है। राज्य पाठ्यक्रम के मानक तय करता है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। राज्य स्कूलों की प्रगति का समय समय पर निरीक्षण करता है और परीक्षा लेता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले एक साइड लिखेंगे हम आदर्शवाद और एक साइड लिखेंगे प्रकृतिवाद। ये आदर्शवाद जो होता है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। प्रकृतिवाद भौतिकवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व पर जोर दिया जाता है, लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो ईश्वर के अस्तित्व पर जोर नहीं देता बल्कि ईश्वर के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। आदर्शवाद में शिक्षा जो होती है वो आदर्श स्वरूपों को देखकर दी जाती है, आदर्श स्वरूपों के अनुसार दी जाती है, जबकि जो हमारी प्रकृतिवाद शिक्षा को प्रगतिशील और स्वाभाविक विकास को बढ़ावा देने वाली माना जाता है। चेतना को प्रकृति से अलग माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता है, चेतना भी इसे ही माना जाता है। पदार्थ का अपना अस्तित्व नहीं होता, भौतिक तत्वों तथा पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है प्रकृतिवाद के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो हेडिंग डालेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर इसे हम कह सकते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बूम टू टूम चलती है, मतलब कि गर्भाशय से लेके कब तक चलती है? जब तक आपकी मृत्यु नहीं जाती। शिक्षा का अर्थ सीखना, सिखाना या ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, कुछ देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं पेपर में। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक प्रभावित करते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी? टिम्बिल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक नए अनुभव से शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि होती है, फिर ज्ञान में वृद्धि होती है। ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? मैकेंजी ने। ये वाली डेफिनेशन ईजी है, ये तो याद ही कर लीजिएगा मैकेंजी की। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की डेफिनेशन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मन, मस्तिष्क और शरीर के सर्वांगीण विकास से है। ये महात्मा गांधी ने दी थी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हंटर कमीशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की गई इस कमीशन द्वारा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम में विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया, मतलब कि जो पाठ होना चाहिए वो उसमें विविधताएं होनी चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए अलग अलग क्षेत्र की। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी गई। शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यूरोपीय शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी गई, मतलब कि उन भारतीयों को वरीयता दी जाएगी जो यूरोपीय शिक्षा प्राप्त है, जैसे कि अंग्रेजी वगैरह जिन्हें आती है। हंटर कमीशन फ्लोचार्ट छोटा सा।
प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया गया। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया गया, मतलब इसके द्वारा धार्मिक शिक्षा पे कोई बात नहीं की गई थी कि हम धार्मिक शिक्षा देंगे, हिंदू मुसलमान ये सब करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं था। पिछड़े वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपा गया। पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। उनके अनुसार शांति निकेतन की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। शांति निकेतन में आत्मानुशासन, स्वाधीनता और संस्कृति के प्रति प्रेम जैसे गुणों का विकास करना। पहला है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, आत्मानुशासन, स्वाधीनता और संस्कृति के प्रति जो प्रेम है उन गुणों का विकास करना अपने अंदर। सीखने को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाना। छात्रों में प्रकृति के प्रति एकता की भावना को विकसित करना। छात्रों को अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत प्रतिभावों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपाय बताइए। देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है कि जब वायु या फिर जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत को बहाकर उड़ाकर ले जाया जाता है तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना होती है। अब इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना, नियमित पशु चारण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और वनों को संरक्षित करना, और पेड़ों को काटना नहीं है आपको, बल्कि वनों को संरक्षित करना है और वृक्ष लगाने अधिक से अधिक। और जहाँ पे जल के तीव्र बहाव हो वहाँ उस बहाव को बंद करने के लिए बांध या फिर तटबंध लगाना, क्योंकि जल द्वारा भी मृदा अपरदन बहुत भारी मात्रा में होता है। ये एक फ्लो चार्ट है, ये भी देख लीजिए। मृदा अपरदन को रोकना किस किस तरीके से रोक सकते हैं? भूमि को समतल बनाकर, रेतीली भूमि में जीवाश्म खाद मिलाकर, वनस्पति को उगाकर, मजबूत मेड़ेबंदी करना, मतलब कि चारों तरफ जो भी आप मेड़ेबंदी करें उसको एकदम मजबूत करें कि मृदा उड़ के ना भाग पाए। वायु रोधक पौधे लगाना, भूमि के ढाल के विपरीत आपको खेती करनी है, फसल करनी है, तो मृदा अपरदन कम होता है या फिर रुकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत, ये मॉन्टेसरी पद्धति जो थी वो मारिया मॉन्टेसरी ने निकाली थी। पहला सिद्धांत है आत्म विकास का सिद्धांत। मॉन्टेसरी का मानना था कि बालक का विकास बाह्य शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है, अतः शिक्षक को बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी का कहना था कि बालक का एक शरीर है जो बढ़ता है, साथ ही साथ एक मन है जो क्या होता है, विकसित होता है। तो विकास के क्रम में इन दोनों में से दोनों को ही ना तो दबाना चाहिए और ना ही कुछ कुरूप बनाना चाहिए, दोनों को ही नहीं। ये एक फ्लो चार्ट है। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, आत्म विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब इन सभी सिद्धांतों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं आत्म विकास का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अब है स्व शिक्षा का सिद्धांत। बालक को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें उसे अपने अनुभवों व क्रियाओं द्वारा खुद सीखने के अवसर मिले। मारिया मॉन्टेसरी ने एक और बात की है कि बालक को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षक को इस कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, केवल जहाँ नीड पड़े वहीं पे उसकी हेल्प करें, अदरवाइज उसकी हेल्प ना करें। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बालक को अपने विचार, रुचि व भावनाओं को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यदि बालक को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उसकी जीवन शक्ति का दमन हो सकता है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान का द्वार है और 7 वर्ष की आयु तक बालक की ज्ञानेंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं। इस समय तक ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, मतलब 7 वर्ष की आयु तक ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अधिक सक्रिय हैं, तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा।
नेक्स्ट है मांसपेशी प्रशिक्षण का सिद्धांत। मोंटेसरी पद्धति में मांसपेशी प्रशिक्षण को आवश्यक बताया है। इसमें बालक को खेल कूद व परिश्रम के अवसर प्रदान करने चाहिए जिसके दौरान उनकी मांसपेशियां भी प्रशिक्षित हो। लास्ट पॉइंट है व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास करना चाहिए जिसमें जो शिक्षक होता है वो पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा। मोंटेसरी का कथन है बालक के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, उनकी उपेक्षा व अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो ये बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी प्रयोगवादी विद्वान थे। उन्होंने अपने शैक्षिक सिद्धांत को मूर्त रूप प्रदान करते हुए 1937 ईस्वी में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। उनका विचार था कि जो वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा है वो विदेशी संस्कृति पर आधारित है। इसमें भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया गया है। इसका मन व हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें हाथ के कार्य का कोई भी स्थान नहीं है। अब बुनियादी शिक्षा थी क्या महात्मा गांधी की? महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का आधार क्या थी? भारतीय संस्कृति थी जिसमें सभी जाति व धर्म के बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। फ्लो चार्ट देख लीजिए। बुनियादी शिक्षा बालकों का शारीरिक, मानसिक व आत्म विकास करना। शिक्षा मातृभाषा व निःशुल्क रूप से दी जाती थी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। बालकों का आध्यात्मिक व नैतिक विकास करना। शिक्षा द्वारा बालक को आत्मनिर्भर बनाना। यहाँ पे हमारा आज का पेपर खत्म होता है। आई होप ये पेपर आपको अच्छी से समझ में आया होगा। बाय एंड हैव अ गुड डे।